Students, today we are going to learn about the community ecology. इससे पहले कि हम कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में डिटेल में पढ़ें, मैं आपको कुछ टर्म्स जो कि बार बार इकोलॉजी में यूज़ होती हैं उनके बारे में एक जानकारी देना चाहूँगी। तो सबसे पहले कि ये कम्युनिटी है क्या। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली सभी पॉपुलेशंस की सभी स्पीशीज़ मिलकर एक कम्युनिटी का निर्माण करती हैं, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्पीशीज़ रिचनेस की। किसी कम्युनिटी में कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, यह उस कम्युनिटी की स्पीशीज़ रिचनेस को बताता है। जितनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ होगी उतनी ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस होगी। यदि हम बात करते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की, तो स्पीशीज़ रिचनेस व रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज़ को बताने वाला मेज़र है कि इसमें एक कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की रिचनेस कितनी है और वो स्पीशीज़ कम्युनिटी में दूसरी स्पीशीज़ की अपेक्षाकृत कितनी है, ये एक उसका मेज़र है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। देन फाउंडेशन स्पीशीज़, किसी कम्युनिटी को क्रिएट करने वाली एवं डिफाइन करने में मुख्य भूमिका निभाने वाली स्पीशीज़ फाउंडेशन स्पीशीज़ कहलाती है। देन द कीस्टोन स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ जो अपनी अबंडेंस की अपेक्षा कम्युनिटी पर डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्जर इफेक्ट डालती हैं, कीस्टोन स्पीशीज़ कहलाती हैं। यानी कि अबंडेंस में वो बहुत उतनी नहीं है संख्या में, उनकी रिचनेस इतनी नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव कम्युनिटी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, उनको कीस्टोन स्पीशीज़ कहा जाता है। इसी तरह से इन्वेजिव स्पीशीज़, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये इन्वेजिव है, यानी कि बाहर से आई हैं, ये नेटिव नहीं है उस कम्युनिटी की। तो नॉन नेटिव स्पीशीज़ जिनके आने के कारण उस नई कम्युनिटी में, नई एरिया में नुकसान पहुंचता है, उसको हम इन्वेजिव स्पीशीज़ कहते हैं। देन इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक कम्युनिटी के कंपोजिशन में आने वाले सीरीज़ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। क्योंकि कोई भी कम्युनिटी अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में आती है तो वहाँ आकर पहले वो कम्युनिटी अपने आप को धीरे धीरे एस्टैब्लिश करती है। एस्टैब्लिश करने के बाद विभिन्न पदक्रमों से होते हुए कम्युनिटी जो है वो स्टेबिलिटी की फ़ेज़ में पहुंचती है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस जो है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। इसी तरह से पायोनियर स्पीशीज़ की हम बात करें तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पायोनियर ऐसी स्पीशीज़ जो कि सक्सेशन के दौरान किसी एरिया में आने वाली सबसे पहली स्पीशीज़ है। ऐसी स्पीशीज़ जो सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन एक एस्टैब्लिशिंग होने वाली कम्युनिटी में बनाती हैं, तो उनको हम पायोनियर स्पीशीज़ कहते हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी, इकोलॉजिकल सक्सेशन के पश्चात जब कम्युनिटी स्टेडी स्टेट में पहुंचती है तो उस स्टेडी स्टेट में पहुंचने वाली कम्युनिटी को क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहा जाता है। अब हम बात करें कम्युनिटी की कि डिफ़ाइन करना चाहें तो कि कम्युनिटी है क्या। इकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट इसके लिए डेफिनेशंस दी हैं। अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, डॉबरमेयर ने एक डेफिनेशन दी। डॉबरमेयर के अनुसार किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में प्लांट्स व एनिमल्स का एसोसिएशन जो किसी स्पीशीज़ विशेष के द्वारा डोमिनेटेड होता है उसको कम्युनिटी कहा जाता है। और ये एसोसिएशन जो है ये फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा भी गवर्न होता है। या फिर हम बात करें क्लार्क की दी हुई डेफिनेशन की, किसी नेचुरल एरिया में म्यूचुअली एडजस्टेड प्लांट्स व एनिमल्स के ग्रुप को कम्युनिटी कहा जाता है। इसी प्रकार क्रैब्स ने अपनी एक डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि किसी एक विशिष्ट एरिया या हैबिटेट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन के असेंबलेज को कम्युनिटी कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ते हुए अगर हम एक टेक्निकल डेफिनेशन कम्युनिटी की बनाना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं
कि बहुत सारी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन के लोकल एसोसिएशन को कम्युनिटी कहा जाता है। अब हम बात करें हमारे आज के टॉपिक यानी कि कम्युनिटी इकोलॉजी की। तो कम्युनिटी इकोलॉजी में एक्चुअली हमें स्टडी क्या करना होता है, क्या करते हैं हम? कम्युनिटी इकोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पर एक एरिया में रहने वाली सभी स्पीशीज़ को स्टडी किया जाता है और ये पॉपुलेशंस इंटरेक्ट करती हैं आपस में और इनका ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनिंग उसका अध्ययन हम करते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी में। और ये स्पीशीज़ जो है ये आपस में इंटरेक्ट करने वाली पॉपुलेशंस की एक असेंबलेज होती है। कम्युनिटी इकोलॉजी रिप्रेजेंट करती है एक पर्टिकुलर टाइम पर एक एरिया में रहने वाली सभी स्पीशीज़ को और ये पॉपुलेशंस एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। प्रत्येक कम्युनिटी की अपनी एक विशेष सीमा होती है, लिमिट होती है। दो कम्युनिटीज़ के बीच में बाउंड्रीज शार्प या ग्रेजुअल हो सकती हैं, यानी कि एक कम्युनिटी ख़त्म होती है और उसके बाद दूसरी कम्युनिटी शुरू होती है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक कम्युनिटी की जिस स्पीशीज़ जो है वो जहाँ ख़त्म हो रही हैं, कम होती जा रही हैं, वहीं से दूसरी स्पीशीज़ शुरू हो जाती है, तो इसको हम ग्रेजुअल बाउंड्री कहेंगे। दो या दो से ज़्यादा कम्युनिटीज़ के बीच की ट्रांजिशन जोन या जंक्शन को ही इकोटोन कहा जाता है। इस ट्रांजिशन जोन की कम्युनिटी को इकोटोनल कम्युनिटी कहा जाता है, जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ यूनिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कम्युनिटी कितने टाइप की होती हैं। अगर ब्रॉडली देखें तो कम्युनिटी दो तरह की होती है, मेजर कम्युनिटी एंड माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटीज़ जो हैं ये लार्ज कम्युनिटी है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, सेल्फ सस्टेनिंग है और इंडिपेंडेंट यूनिट है, जो कि इसमें बहुत सारी माइनर कम्युनिटीज़ से मिलकर बनी होती है। इसके अनेक उदाहरण हम प्रकृति में देखते हैं, जैसे कि पॉन्ड, लेक, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड। अब इसी प्रकार दूसरी टाइप की कम्युनिटी है माइनर कम्युनिटी। माइनर कम्युनिटी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये छोटी कम्युनिटी है, स्मॉलर कम्युनिटीज़ है। ये सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट नहीं है और ये दूसरी कम्युनिटीज़ पर अपने एग्जिस्टेंस के लिए निर्भर होती है। इसके उदाहरण है प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी एंड माइक्रोबियल कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी जो है वो तो जैसे कि हम फॉरेस्ट में कह सकते हैं कि फॉरेस्ट एक मेजर कम्युनिटी है और इसमें बहुत सारी माइनर कम्युनिटीज़ जैसे कि प्लांट्स की कम्युनिटी, एनिमल्स की कम्युनिटी और माइक्रोब्स की कम्युनिटी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं बायोटिक कम्युनिटी के बेसिक फीचर्स की। अब बायोटिक कम्युनिटी एक्चुअली है क्या? बायोटिक कम्युनिटी डिफरेंट स्पीशीज़ की बहुत सारी पॉपुलेशंस के ग्रुप को कहा जाता है। सभी पॉपुलेशंस इंटरडिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि पॉन्ड कम्युनिटी या बड़ी कम्युनिटी जैसे कि ग्रासलैंड कम्युनिटी हो सकती है। छोटी कम्युनिटी का उदाहरण है पॉन्ड कम्युनिटी और लार्जर कम्युनिटी का उदाहरण है ग्रासलैंड कम्युनिटी। ये दोनों ही आपस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इनमें रहते हैं। सभी स्पीशीज़ संख्यात्मक रूप से समान नहीं होती, कुछ स्पीशीज़ दूसरों की अपेक्षा अधिक होती हैं, अबंडेंट हो सकती हैं। प्रत्येक बायोटिक कम्युनिटी में डिफरेंट किंगडम से संबंधित डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स शामिल होते हैं। कम्युनिटी में ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर तो निर्भर करते ही हैं, इसके अतिरिक्त एबायोटिक फैक्टर्स फूड, शेल्टर और रिप्रोडक्शन के लिए भी परस्पर निर्भर होते हैं। सभी कम्युनिटीज़ अस्तित्व में आने के बाद अपनी उत्पत्ति के पश्चात विकास करती हैं, वृद्धि करती हैं और इसके पश्चात कम्युनिटीज़ मैच्योर होती हैं और मैच्योर होने के बाद कम्युनिटी स्टेबल हो जाती है और स्टेबल होने के बाद फिर वो रिप्रोडक्शन द्वारा अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। चरम सीमा पर पहुंचने के पश्चात
मृत्यु द्वारा धीरे धीरे समाप्त भी होती हैं और इस सारी प्रक्रिया में हज़ारों वर्ष लगते हैं। और यह सब किसी भी कम्युनिटी के सामान्य लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त कम्युनिटी के कुछ और विशिष्ट लक्षण भी हैं, जैसे कि इकोटोन, कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस, डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, कम्युनिटी डोमिनेंस एंड कम्युनिटी पीरियोडिसिटी। तो हम एक एक कर इन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोटोन या एज इफेक्ट, या जिसको तनाव क्षेत्र भी कहा जाता है। तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को अलग अलग करने वाली जोन ही इकोटोन कहलाती है। ये मार्जिनल जोन होती है और आसानी से पहचानी जा सकती है। इकोटोन में सामान्यतः कोई एक स्पीशीज़ की वैरायटी एडजेसेंट कम्युनिटी से ज़्यादा होती है। अब अगर हम बात करें एज इफेक्ट, तो एज इफेक्ट भी ये इकोटोन में ही पाया जाता है। इकोटोन वाले स्थान पर प्लांट्स व एनिमल्स की वैरायटी और इंटेंसिटी अपनी जो नेबरिंग कम्युनिटी है, जहाँ दो कम्युनिटीज़ के बीच में, उससे ज़्यादा होते हैं और इसी को ही एज इफेक्ट कहा जाता है। और ये इफ़ेक्ट इसलिए होता है क्योंकि इकोटोन के एरिया में सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस की रेंज वाइड होती है। दोनों कम्युनिटीज़ की उसमें उसको सूटेबल कंडीशंस जो हैं वो मिलती हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि सामुदायिक स्तरीकरण की। जितनी भी बायोटिक कम्युनिटीज़ हैं उनमें कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन एक नेचुरल फीचर है और कम्युनिटी इकोलॉजी में हम इसको स्टडी करते हैं। जैसे कि उष्ण कटिबंध के जंगलों में इस प्रकार का स्ट्रेटिफिकेशन देखा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ जातियां तो बिल्कुल पृथ्वी के लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर रहती हैं और कुछ प्राणी जो है छोटी झाड़ियों पर अपना जीवन यापन करते हैं, जबकि कुछ जाति समूह जो है, कुछ दूसरी स्पीशीज़ घने पेड़ों पर रहती हैं। तो यह स्तरीकरण क्षैतिज हो गया, लेकिन कहीं यह स्तरीकरण लंबवत भी हो सकता है। तो इस क्षैतिज और लंबवत दोनों तरह का पाया जाता है। ये जो आपको उदाहरण दिया है ये लंबवत स्तरीकरण का है। जैव समुदाय में इस प्रकार विभाजन ही सामुदायिक स्तरीकरण यानी कि कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स की। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स एक्चुअली है क्या? ऐसी बायोटिक कम्युनिटीज़ जिनमें समान पारिस्थितिकी स्थितियाँ होती हैं किंतु वो ज्योग्राफिकली एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। इन कम्युनिटीज़ के बीच हज़ारों मीलों की दूरी होती है, लेकिन फिर भी समान जीव जंतु व वनस्पति की जातियाँ पाई जाती हैं। तो ऐसी बायोटिक कम्युनिटीज़ जो कि समान परिस्थितियों में हैं, एक दूसरे से दूर हैं और समानता दिखाती हैं, तो इनको हम इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स कहते हैं। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण होता है। किसी भी स्थान विशेष पर जलवायु ही जीवों का प्रकार निर्धारित नहीं करता, अपितु वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी जीवों की टाइप को डिसाइड करती हैं। जीवों के प्रकार के अंतर्गत उनका क्रम, कुल, प्रजाति, जाति आदि सभी इंक्लूडेड रहते हैं। नेचर में हम ऐसा भी देखते हैं कि दूरी अत्यधिक है, फिजिकल फैक्टर समान है, तो इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स कम्युनिटीज़ में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव मिलते हैं। जैसे कि यदि हम उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली घास की जातियों को देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली घास की जातियों से अलग होती हैं। ये दोनों ही क्षेत्र अर्धशुष्क वन श्रेणी के हैं, किंतु यहाँ पर घास की अलग अलग जातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन सबसे नोटिसेबल फैक्टर इसमें क्या है कि दोनों ही कम्युनिटीज़ में प्रोड्यूसर्स जो हैं वो घास वाले पौधे हैं और दोनों ही दूर स्थित समुदायों में शाकाहारी, अगर हम इनके उपभोक्ताओं पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि घास चरने वाले जंतु अमेरिका में तो जंगली भैंसें हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में
इस प्रकार के कंगारू मिलते हैं। इनमें भिन्नता होती है और भिन्नता होते हुए भी पारिस्थितिकी तंत्रों में इनका स्तर, प्रकृतिवास यानी कि हैबिटेट और इनकी प्रकार्य समानता लिए होती है। इसीलिए इनको इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं विविधता या डाइवर्सिटी की। प्रत्येक कम्युनिटी कई प्रकार के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स से मिलकर बनी होती है। ये सभी टेक्सोनॉमिकली एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसी विशिष्ट हैबिटेट में एनवायरमेंटल कंडीशंस में कोई विशेष वेरिएशन नहीं होती, अतः किसी स्थान विशेष की वेजिटेशन वहाँ के क्लाइमेट को ही रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए वाइडली सेपरेटेड एरियाज़ जहाँ की समान क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वहाँ सिमिलर टाइप का लैंडस्केप दिखाई देता है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ कम्युनिटीज़, अगर इनमें हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें हाई स्पीशीज़ डाइवर्सिटी दिखती है और यह इसी बात को प्रदर्शित करती है कि इनमें अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर अलग अलग प्रकार की स्पीशीज़ जो हैं वो इनमें पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं बायोटिक स्टेबिलिटी या पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की, कि जीव संख्या स्थिरीकरण है क्या। कम्युनिटीज़ में जीवों की एक निश्चित संख्या पाई जाती है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये प्रकृति द्वारा स्वयं ही नियंत्रित की जाती है। जंतु, जैसा कि हम जानते हैं कि मोबाइल हैं तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं और इनकी मृत्यु भी होती रहती है, शत्रु द्वारा शिकार भी होता है, आहार की दृष्टि से भी संख्या में कमी होती रहती है, किंतु उनका स्थान प्रजनन द्वारा नए जीव ले लेते हैं और संख्या स्थिर बनी रहती है। इस प्रकार जीव संख्या स्थिरीकरण भी कम्युनिटी का एक विशिष्ट लक्षण है। बायोटिक स्टेबिलिटी से एक्चुअली मतलब क्या है? बायोटिक स्टेबिलिटी से तात्पर्य यह है कि पॉपुलेशन में कोई मेजर फ्लक्चुएशन नहीं आती, तब भी पॉपुलेशन स्टेबल रह सकती हैं। यदि फ्लक्चुएशंस आएंगी तो पॉपुलेशन स्टेबल नहीं रह पाएगी। मुख्य रूप से डाइवर्सिटी कम्युनिटी को कंट्रोल करती है। जितनी डाइवर्स कोई कम्युनिटी होगी उतनी ही ज़्यादा वो कम्युनिटी स्टेबल होगी। तो इस तरह से अब हम बात करेंगे कम्युनिटी डोमिनेंस या समुदाय प्रभाविता की, कि किसी कम्युनिटी में सामान्यतः कोई एक या कुछ स्पीशीज़ ही संख्या में अधिक होती हैं, यानी कि जाति विशेष के जीव प्रत्येक समुदाय में तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावशाली व महत्वपूर्ण होते हैं। इस कारण प्रत्येक कम्युनिटी की एक प्राकृतिक संरचना होती है और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इस स्पीशीज़ विशेष के जीवों पर आधारित रहती हैं। तो इस प्रकार की प्रभावशाली जीवों की स्पीशीज़ को इकोलॉजिकली डोमिनेंट स्पीशीज़ कहा जाता है और यह क्रिया कम्युनिटी डोमिनेंस कहलाती है। प्रत्येक कम्युनिटी में प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर एक या दो स्पीशीज़ होती हैं जो कम्युनिटी की स्ट्रक्चर व फंक्शन पर डोमिनेंट इन्फ्लुएंस डालती हैं और उनके फिज़िकल साइज़, पॉपुलेशन नंबर व ऐसी एक्टिविटीज़ ही दूसरे जीवों पर प्रभाव डालती हैं। तो इस तरह से प्लांट्स जो है वो सामान्यतः लैंड कम्युनिटीज़ को डोमिनेट करते हैं, इसलिए कम्युनिटी का नाम इकोलॉजिकली डोमिनेंट वेजिटेशन के आधार पर होता है। इकोलॉजिकल डोमिनेंस हैबिटेट की एबायोटिक कंडीशंस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में डोमिनेंट ट्री स्पीशीज़ कंट्रोल करती हैं कि दूसरे प्लांट्स को कितनी लाइट मिलेगी। इसी प्रकार लोअर कैनोपी के टेम्परेचर को और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स कितने मिलेंगे यह भी ट्रीज़ की स्पीशीज़ ही डिसाइड करती हैं। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी पीरियोडिसिटी की या समुदाय आवर्तिता क्या है। जीवों का जीवन चक्रीय क्रम में निर्धारित होता है। इसी प्रकार एक समुदाय के सभी जीव यानी कि पौधे और एनिमल्स ये सभी एक चक्रीय क्रम दिखाते हैं। जब पूरा समुदाय ही चक्रीय क्रम दिखाता है तो यह प्रक्रिया समुदाय आवर्तिता या कम्युनिटी पीरियोडिसिटी कहलाती है, यानी कि पूरी कम्युनिटी पर ही एक
साइक्लिक इफेक्ट पड़ता है कुछ फैक्टर्स का, तो उसको हम कम्युनिटी पीरियोडिसिटी कहते हैं। जंतु वर्ग के सभी जीव अपनी क्रियाओं से डेली रिदम प्रदर्शित करते हैं, जबकि प्लांट्स भी वेदर और जलवायु के परिवर्तनों पर आधारित देखे जा सकते हैं। कुछ जीव रात्रि को सक्रिय होते हैं यानी कि नॉक्टर्नल होते हैं, कुछ दिन में सक्रिय होते हैं यानी कि डायर्नल होते हैं। तो इस आवर्तिता के हम कई प्रकार माने गए हैं। इसमें से मुख्य हैं सीजनल पीरियोडिसिटी, जो कि सीजनल चेंजेस पर निर्भर करती है, प्रकाश आवर्तिता प्रकाश पर, और चंद्रीय आवर्तिता चंद्रमा पर या लूनर पीरियोडिसिटी इसको कहा जाता है, उस पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीजनल पीरियोडिसिटी की। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेन और डेली अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट के कितने पीरियड के लिए लाइट मिल रही है आदि पूर्णतः मौसम पर आधारित होते हैं और समय समय पर ये भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग होते हैं। इससे अर्थात मौसम से विभिन्न जंतुओं एवं पादपों के जीवन चक्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे ही वेदर में चेंजेस आते हैं तो कितने टाइम तक डे लाइट मिलती है इसका फ़र्क पड़ता है, कितने टाइम के बाद अंधेरा हो जाता है इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और ये जीवों के जीवन को सीधी तरह से प्रभावित करता है। जैसे कि अगर हम बर्ड्स का देखते हैं तो वो अपने नेस्ट और जो है शेल्टर साइट्स जो है उनका निर्माण उपयुक्त मौसम आने पर ही करते हैं। इसी प्रकार रिप्रोडक्शन भी सीधा वेदर से जुड़ा हुआ है। वर्षा काल में कुछ पौधे फलते फूलते हैं, वहीं कुछ पौधे सर्दी में तो कुछ दूसरे मौसम में फलते फूलते हैं। जंतुओं का जनन काल भी मौसम से जुड़ा हुआ होता है। जनन स्थलों के बारे में भी यही लागू होती है बात। ग्रीष्म ऋतु से भी अनेक जीवों के जीवन चक्र प्रभावित होते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मौसम की पीरियोडिसिटी से जंतुओं तथा पादपों का जीवन चक्र सीधा ही प्रभावित होता है। अब हम बात करें फोटो पीरियोडिसिटी की, जो कि डे एंड नाइट के साथ चेंज होता है, प्रकाश की आवर्तिता। तो प्रकाश आवर्तिता के अंतर्गत जीवों पर सूर्य के प्रकाश के प्रभाव का हम अध्ययन करते हैं। सूर्य के प्रकाश का प्रभाव समस्त जीवों पर पड़ता है। प्रकाश जंतुओं तथा वनस्पति वर्ग के जीवों के जनन को विशेष रूप से प्रभावित करता है। प्रकाशीय गतिविधियां जीवों के जीवन चक्र को सीधी तौर पर प्रभावित करती हैं। क्योंकि प्रकाश दिन में ही प्रभावी भूमिका निभाता है, तो इस प्रकार को दैनिक आवर्तिता यानी कि डेली पीरियोडिसिटी भी कहते हैं। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्रकृति में अधिकांश गतियां जो जीवों द्वारा की जाती हैं वो सीधी तरह से प्रकाश से संबंधित होती हैं। प्लांट्स में तो प्रकाशीय गतिविधियों से सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, किंतु एनिमल्स पर भी इसका प्रभाव डे टू डे एक्टिविटीज़ पर और रिप्रोडक्शन पर पड़ता है। कई एनिमल्स और प्लांट्स दिन में सक्रिय होते हैं, कुछ जो है रात्रि में सक्रिय होते हैं। जैसे कि यदि हम कमल के फूल को देखें तो उसकी पंखुड़ियाँ रात में बंद हो जाती हैं और दिन में खुल जाती हैं, किंतु जंतु रात्रि में जागते व दिन में सोते रहते हैं कई जंतु। तो इसी आधार पर हम नॉक्टर्नल, डायर्नल इस तरह के शब्दों का हम ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं प्रकाश आवर्तिता से संबंधित हैं। प्रकाश आवर्तिता पौधों में फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करती है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पौधों के लिए। लीव्स में स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का नियंत्रण प्रकाश द्वारा किया जाता है, और वो स्टोमेटा का खुलना और बंद होना बहुत सारी क्रियाओं को प्रभावित करता है पादपों में। इसी प्रकार फ्लावर्स में और फ्रूट्स में प्रकाश का सीधा प्रभाव जो है दीप्तिकालिकता से जुड़ा है। प्रकाश से पौधों का वितरण भी प्रभावित होता है, और इसी प्रकार फोटोपीरियोडिसिटी एनिमल्स में ग्रोथ, डेवलपमेंट, पिगमेंटेशन, लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन दोनों को ही सीधी तरह से प्रभावित करती है। अब हम बात करते हैं चंद्रीय आवर्तिता या लूनर पीरियोडिसिटी की। चंद्रमा, पृथ्वी एवं सूर्य एक दूसरे के आकर्षण के प्रभाव से जुड़ी लूनर पीरियोडिसिटी से सर्वाधिक प्रभावित मराइन एनिमल्स होते हैं। समुद्र में आने वाला ज्वार एवं भाटा चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण आता है। समुद्र में रहने वाले
प्लांट्स और एनिमल्स, उनके जीवों को लूनर पीरियोडिसिटी बहुत अधिक प्रभावित करती है। जैसे कि हम नीरीज़ में देखते हैं कि उसमें पूर्णिमा की रात्रि में ही विशेष रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो करता है और एग ले करता है। इसी प्रकार अनेक सीपियों का रिप्रोडक्शन भी लूनर पीरियोडिसिटी से जुड़ा होता है। ज्वार के विभिन्न आयाम यानी कि दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार भी अनेक जीवों को प्रभावित करते हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ और लाइफ साइकिल भी पूरी तरह से प्रभावित होता है। 15 दिनों में एक बार होने वाली गतियों को हम अर्धचंद्रीय गतियाँ कहते हैं और 30 दिनों के पश्चात होने वाली गतिविधियों को हम पूर्णचंद्रीय गतिविधियाँ कहते हैं। इन्हें अर्धचंद्रीय आवर्तिता और पूर्णचंद्रीय आवर्तिता के नामों से भी संबोधित किया जाता है। रात्रिचर जंतु विशेष रूप से चंद्रीय आवर्तिता से प्रभावित होते हैं। अमावस के दिन या तो रात्रिचर अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं अथवा अत्यधिक निष्क्रिय हो जाते हैं। चांदनी रात में चंद्रमा के प्रकाश से ही उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है वो सीधे संबंध रखती है। तो इस तरह से लूनर पीरियोडिसिटी जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए ही अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। तो इसके साथ हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी इकोलॉजी को स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कम्युनिटी इकोलॉजी के बाकी एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।